कक्षा 10 के सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्ते। अभी तक आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान के 3 पाठों का अध्ययन किया, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। आज नागरिक शास्त्र में पहला टॉपिक जो है सत्ता की साझेदारी और संघवाद का अध्ययन करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम से इससे प्रश्न आए थे और इस बार भी आएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आप लोग आज के वीडियो को महत्व देंगे और जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे, उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। आज सत्ता की साझेदारी के NCERT के जो प्रश्न हैं, वो 2 लाख क्वेश्चन जो प्रारंभ में हैं, उन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। देखिए, लोकतंत्र शब्द आ जाए जहां पर जनता के द्वारा शासन स्थापित किया जाता है, यानी शासन की संपूर्ण जो शक्ति है जनता में निहित होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनको समझाना है और उनका एक एक उदाहरण भी देना है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। नंबर 1, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का विभाजन। हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्र में अनेक राजनीतिक दल हैं जो जनता के बीच पहुंच करके अपने सिद्धांतों और अपनी जो पार्टियां की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का प्रचार प्रसार जनता के बीच रह करके करते हैं और जनता से ये जुड़ाव रखने का प्रयास करते हैं कि उनकी भी जो मनोदशा है उनकी पार्टियों की जैसी हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दल का जो प्रारूप है वो पूरे संपूर्ण भारत में फैल सके। तो भारत में राजनीतिक जो दल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल। अब उनकी अलग अलग जो शर्तें हैं कि कब वो राष्ट्रीय दल होंगे और ये कब राजनीतिक दल होंगे, वो टॉपिक आगे के जो टॉपिक हैं उन पर हम आपको चर्चा करके बताएंगे। तो अनेक राजनीतिक जो व्यवस्था दलों के द्वारा होती है, उससे सत्ता का विभाजन बारी बारी से हम देखने को पाते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इस समय भाजपा की सरकार है और माननीय आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव की यहाँ पर सत्ता स्थापित थी और उसके पहले बसपा पार्टी की मायावती थी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि राजनीतिक दल जो है यहाँ पर सत्ता का विभाजन बारी बारी से कर लेते हैं। अब इन राजनीतिक दलों में काम करने वाले अनेक संगठन भी होते हैं, जिनमें व्यापारी संगठन होता है, छात्र संगठन होता है, अध्यापकों का संगठन होता है, किसान संगठन होता है, औद्योगिक मजदूर संगठन होते हैं। वह सभी अपने अपने हित साधने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का प्रयास किया जाता है तो ये अपनी शर्तों के अनुसार पार्टी में शामिल भी होते हैं और उन्हें अपना मत भी प्रदान करते हैं। और यदि वो काम नहीं करते हैं तो ये सड़क पर हो या प्रदर्शन हो, कहीं ना कहीं आपको उग्र प्रदर्शन हो या शांति प्रदर्शन हो, संसद का घेराव हो या लोकतंत्र की और भी जो संस्थाएं हैं वहां
वहां पर आपको प्रदर्शन करते हुए अनेक लोग देखने को मिल जाएंगे। किसान आंदोलन तो संपूर्ण भारत में प्रचलित है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसान हमेशा ठगा सा महसूस रह जाता है। तो अधिकतर हम देखते हैं कि जो मार है वो किसानों पर पड़ती है। तो ये जो संगठन है किसान यूनियन का, किसान एकता संघ का, तो इसमें अनेक क्षेत्रीय दलों के लोग इसमें शामिल होते हैं और सत्ता पर अपना दबाव बना करके अपने हित साधने का प्रयास करते हैं। और उन्हीं में से ही यदि कोई नेतृत्वकर्ता आगे चल करके उसमें नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है तो वो चुनाव लड़ करके सत्ता में भागीदारी भी करता है। तो राजनीतिक दलों की आर्थिक सहायता भी तमाम समूह करते हैं, जिसमें व्यापारी और औद्योगिक वर्ग के लोग भी होते हैं और वे अपने अपने हित को साधने के लिए इन पार्टियों पर खर्च भी करते हैं, जिससे एक सफल लोकतंत्र की व्यवस्था हो जाती है। दूसरा कारण है शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है और ये तीनों जो बंटवारे हैं ये स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, किंतु एक दूसरे के कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं करते। इनमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इनमें कोई एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता और विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन की स्थिति बना करके रखता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और भारत ऐसे जो राष्ट्र हैं जहां लोकतंत्र में की जो शक्तियां हैं वो विभक्त है। यहां वास्तविक लोकतंत्र देखने को मिलता है। यहां विधायिका कानून बनाती है, यानी संसद कानून बनाती है और जो मंत्रिमंडल है, जो कार्यपालिका है, वह उन कानूनों को लागू करवाती है और न्यायपालिका का काम विधायिका और कार्यपालिका के कानूनों की जांच करके उनमें नियंत्रण स्थापित करने का होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि सत्ता का बंटवारा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उनके कार्य बांट सकते हैं, उनकी शक्तियां बांट सकते हैं, लेकिन बांटने के बाद कोई भी भाग अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग नहीं कर सकता है। तीसरा नंबर है सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में द्वि शासनात्मक व्यवस्था, एक केंद्रीय शासन व्यवस्था है और दूसरी राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार के बीच एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है और इस प्रकार से राज्य और केंद्र सरकार के जोड़ को हम संघ कहते हैं। संघ का माध्यम ही होता है कि जहां प्रांत और केंद्र सरकार अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करती हैं, उन्हें संघ कहा जाता है। भारत में सत्ता का विभाजन संविधान के अनुसार होता है। इसे जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहा जाता है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें विभक्त होती हैं और उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी
विभाजन को ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है या ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहा जाता है। भारत में केंद्र राज्य स्तर के अतिरिक्त भी और भी सरकारें हैं जो स्थानीय सरकारें होती हैं। अब स्थानीय सरकारें ग्रामीण क्षेत्र में अलग और शहरी क्षेत्रों में अलग होती हैं। ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत होती है जिसमें क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत होती है। और वहीं पर नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका, इनमें जो नियुक्त होते हैं वो चेयरमैन या महापौर कहलाते हैं। उसी प्रकार से जिला पंचायत का सदस्य भी उसी में अध्यक्ष पद की नियुक्ति, ब्लॉक में बीडीसी के मेंबरों के द्वारा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, और ग्राम में जो 18 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, जो वयस्क मताधिकारी हैं, उनके द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए कर ली जाती है, जिससे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। अब सत्ता का जो है क्षैतिज बंटवारा भी हम देख लें। देश में संविधान के अनुसार सामाजिक रूप से कुछ समुदाय, कुछ महिलाएं विधायिका तथा प्रशासन में हिस्सेदारी के हकदार हैं। वास्तव में उन्हें जब तक सत्ता और कार्यपालिका में उन्हें अवसर नहीं मिलेगा तब तक उनकी जो सामाजिक दशा है उनमें सुधार होने का कोई मतलब नहीं है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए पहले उनके पास सत्ता का जो संतुलन है वो होना आवश्यक है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरह सत्ता में साझेदारी मिलनी चाहिए। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण मानी जाती है। तो सत्ता का बंटवारा का मतलब हुआ कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, चाहे वो निर्धन हो, चाहे निचले वर्ग के लोग हों, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित हों, कुशल हो या अकुशल हो, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सत्ता में साझेदारी का अवसर प्राप्त होना चाहिए, जिससे प्रत्येक वर्ग का उत्थान हो सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए उसके एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण को बताना है। लोकतंत्र में सत्ता के 2 कारण दिए जाते हैं, एक युक्तिपरक कारण और दूसरा नैतिक कारण। युक्तिपरक जो कारण है वो सत्य के बंटवारे से होने वाले लाभदायक परिणामों पर बल देते हैं, और जबकि नैतिक जो कारण होते हैं वो स्वाभाविक योग्यता पर बल देते हैं। यानी कैरेक्टर, चारित्रिक विकास जो है वो नैतिक में आएगा, और जो शक्ति का जो संतुलन है वो जो बंटवारा आएगा वो युक्तिपरक वितरण में आएगा। अब हम आते हैं युक्तिपरक में। भारत में धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर सामाजिक समूह विद्यमान रहते हैं। चाहे आसपास आप लोग अपने क्षेत्र में भी देख लेंगे, निर्धन भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, ऊंची जाति वाले भी मिलेंगे, निम्न जाति वाले भी मिलेंगे, मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, या अन्य धर्म या समुदाय के लोग जो जिसको मानने वाले हो, सभी लोग आपके समाज के आसपास आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब जब सत्ता में साझेदारी में किसी एक वर्ग विशेष को महत्व दिया जाएगा तो निश्चित है कि दूसरे वर्ग विशेष में तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे सामाजिक बंटवारा होने का डर रहेगा। और ये सामाजिक बंटवारे का ही दंश है कि भारत एक अपने
अपना विभाजन देख चुका है, जिसे हम पाकिस्तान के तौर पर देखते हैं। इसलिए संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों को, सभी को समान अवसर पर सरकारी नौकरियों में, विधानसभा, लोकसभा या क्षेत्रीय चुनावों में आरक्षण देने की व्यवस्था में उचित बंटवारा होना आवश्यक है। अब आइए नैतिक कारण है। नैतिक कारण के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा जनता के सही विभाजन तथा उनके द्वारा लिए गए मत के अधिकार पर निर्भर करता है। समाज में शासन करने वाले लोग यदि प्रत्येक वर्ग की राय अपने शासन पद्धति में लागू करें तो निश्चित तौर पर राजनीतिक जो दल हैं एक साथ एक मंच पर बैठ सकते हैं। जब हम सभी वर्ग के लोगों को आत्मसात करेंगे तो निश्चित है कि राजनीतिक जो दलों में जो प्रतिद्वंदिता है वो भी कम होगी, तो एक साथ एक मंच पर आकर के बैठ सकते हैं और राष्ट्र के विकास में साथ चल सकते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याओं का अंत हो सकता है। आतंकवाद है, रिश्वतखोरी है, दहेज प्रथा है और जो समाज की अनेक जो बीमारी, जो ये कहें कि कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। ये नैतिक कारण जो है व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए बनाए गए, जिससे राष्ट्र मजबूत होता है, राष्ट्र की एकता मजबूत होती है और राष्ट्र की एकता से राष्ट्र शक्तिशाली होता है। आज इतना ही पर्याप्त है नागरिक शास्त्र के इस पहले चैप्टर में। धन्यवाद।